सेकेंड यूनिट में आप लोग का अपर लिम्ब है ना, तो उसकी बोन्स मसल्स के बारे में आपको पढ़ना है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की। पहले अपर लिम्ब की बात करेंगे कि बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपकी कौन कौन सी बोन होती है? कल मैंने पूछा भी था अपर लिम्ब में बोन कौन कौन सी होती है, पूछा था ना, तो याद है आपको क्या क्या होती है? शोल्डर बोन की बात कर रहा हूँ, शोल्डर बोन है, क्लैविकल भी आएगी, ठीक है। पढ़ के बता दिया, याद था? याद था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लैविकल के बारे में बात करते हैं। ओनली लॉन्ग बोन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, एक ही लॉन्ग बोन होती है जो आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है बॉडी में। हॉरिजॉन्टली समझ रहे ना, ठीक है। सबक्यूटेनियस होती है एंड कैन इजीली पैल्पेटेड, ये बहुत इजीली पैल्पेट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन को टच करके जान सकता है, ठीक है। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इन द बॉडी, ये पहली बोन होती है जो बॉडी में ऑसिफाई होती है, बनती है, ठीक है। द ओनली लॉन्ग बोन विद टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन फॉर शैफ्ट, इसमें दो सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के शैफ्ट में। शैफ्ट समझते क्या होता है? बोन शैफ्ट क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम तो बोल दिया, वो नहीं मालूम है, शांत मत रहा भैया, तो यस या नो? नो, शैफ्ट नहीं पता। बोन लॉन्ग बोन जो होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है अपर एंड, एक होता है लोअर एंड, और बीच का पार्ट होता है शैफ्ट, ठीक है। अभी आगे भी उसमें डायग्राम में दिखा दूंगा मैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसका अप्लाइड एनाटॉमी, इसको देखिए, शैफ्ट लिखा हुआ बीचों बीच में, क्लैविकल में शैफ्ट लिखा है, दिख रहा है? तो शैफ्ट जो होता है बीच का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो कॉमन सेट ऑफ फ्रैक्चर इन क्लैविकल इज द जंक्शन मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, ये सबसे कॉमन पार्ट होता है जहाँ पे फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, क्लैविकल के। तो इसका पार्ट आप पढ़िए, इसमें सबसे किनारे क्या आ रहा है आपका? एक्रोमियन एंड। एक्रोमियन एंड कहाँ पे होगा? लेटरल होगा, मीडियल होगा? ये एक्रोमियन एंड जो दिखा रहे क्लैविकल का, ये मीडियल होगा या लेटरल होगा? लेटरल होगा पक्का? क्यों क्यों होगा? कैसे मतलब आपने जाना कि लेटरल बाहर होगा? लेटरल क्या बनता? आर्यन तुमने बोला था ना, कैसे बोला, मतलब कुछ तो सोचा होगा दिमाग में, कैसे आई बात कि लेटरल होगा? क्या चीज? तो अंदर जो जॉइंट है तो बाहर की है, तो ये कैसे तो पता चला कि बाहर की है? एक्रोमियन एंड का मतलब बाहर हो गया, कैसे तुमने सोचा? तुक्का लगा दिया? कुछ तो सोचा हो दिमाग में, कैसे आई बात कि ये बाहर होगा? हम कह रहे हैं अंदर है, तो जॉइंट तो अंदर की है। क्या जॉइंट? मतलब आप लोगों ने तुक्का लगा लिया, ये तुक्का ही है। सही आंसर होगा एक्रोमियन एंड का मतलब है, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे होता है? स्कैपुला में। तो स्कैपुला कहाँ होती है? बाहर होती है, जाहिर सी बात है पीछे है, ये जवाब देना चाहिए। तो ये तुक्का लगाया, सही लगाया आप लोगों ने, लेकिन तुक्का मत लगाइए, ठीक है। दूसरा एंड है स्टर्नल। स्टर्नल मतलब बीच में आ गया, तो इसी से आप जान लीजिए स्टर्नम यहाँ पे होता है, एक्रोमियन इधर होता है, तो लेटरल एंड ये हो गया, मीडियल एंड ये हो गया, है ना। उसके बाद बीच में शैफ्ट होता है इसका, ठीक है, यहाँ समझ आ गया। फिर आगे बढ़िए, स्कैपुला। नेक्स्ट बोन आपकी होती है स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। स्कैपुला कौन सी बोन होती है? कहाँ से होती है स्कैपुला? जिसे हमें शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो सरफेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस इज आल्सो कॉल्ड सब स्कैपुलर फोसा,
dorsal surface is divided into an upper supraspinous and infraspinous fossa by spinous process. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस। क्या चीज इसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल का अटैचमेंट होता है। सुप्रास्पाइनस लिखा है ना, वहाँ सुप्रास्पाइनेटस होगा, जहाँ इंफ्रास्पाइनस होगा वहाँ इंफ्रास्पाइनेटस का होगा। दो मसल्स होती है ना, दोनों का अटैचमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, दो सरफेस हो गए और तीन बॉर्डर हो गए, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल। उसके तीन प्रोसेस होते हैं। एक्रोमिन प्रोसेस जो मैंने बताया, बाहर होता है एक्रोमिन प्रोसेस, ठीक है, स्कैपुला का, उस पर जाके आपकी क्लैविकल जुड़ती है। एक्रोमिन प्रोसेस इट आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लैविकल एट द एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ठीक है, यहाँ बनाती है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। फिर दूसरा आता है कोराकॉइड प्रोसेस, तीसरा होता है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अब अप्लाइड एनाटॉमी की बात करेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है? नहीं, अप्लाइड एनाटॉमी अगर कोई वर्ड लिखा है कहीं पे किसी बोन के लिए, मसल्स के लिए या किसी पार्ट के लिए बॉडी के, उसका मतलब क्या हुआ? अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब हुआ कि वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंजरी हो जाए, है ना, पैरालिसिस हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वहाँ कोई एनाटॉमी चल रही है, ये कहा जाता है। कुछ मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अप्लाइड एनाटॉमी मतलब इसमें क्या हो गया? पैरालिसिस ऑफ ए मसल कॉल्ड सेरेटस एंटीरियर कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इससे अगर सेरेटस एंटीरियर का पैरालिसिस हो जाती है तो स्कैपुला की विंगिंग होती है, स्कैपुला अपनी जगह से नीचे की तरफ गिर जाती है, लटक जाती है। ठीक है, तो ये होता है पैरालिसिस की वजह से सेरेटस एंटीरियर मसल्स की। उसके बाद आगे बढ़िएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, उसके नीचे है कोराकॉइड प्रोसेस। तो आपका एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। ठीक है, जब ये लैंडमार्क आप देखेंगे, बोनी लैंडमार्क जो सरफेस हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी, उसमें ये अगर टच करेंगे हड्डी निकली हुई है, ये आपका होता है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक हड्डी आगे निकली होती है, ये होती है आपकी कोराकॉइड प्रोसेस। इसको ऊपर से पैल्पेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी समझ में आ रहा क्या है? क्या होता है? ह्यूमरस। हाँ सही बता दो, तो डर क्यों रहे हो? ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट। ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जाके फिट होता है तो हमारा शोल्डर ज्वाइंट बनता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट या शोल्डर ज्वाइंट। उसके बाद नीचे देखिए इसका लेटरल बॉर्डर दिख रहा है। उसके बाद इधर मीडियल साइड में आएंगे, इधर साइड सुपीरियर एंगल, सुप्रा स्पाइनस फोसा, बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, सुप्रा स्पाइनस को और ये इंफ्रा स्पाइनस को। ठीक है, वो स्पाइन बोलते हैं जो डिवाइड कर रहा है। तो ऊपर क्या अटैच होगा आपके? सुप्रा स्पाइनस मसल, और नीचे होगी इंफ्रा स्पाइनेटस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक बार आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बोनी लैंडमार्क्स अक्सर इसी स्कैपुला से ही पूछे जाते हैं। कई सारे से बॉर्डर हैं, सरफेस है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़िए। वो रिपीट हो गया अप्लाइड एनाटॉमी, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़िए। ह्यूमरस पे आ जाइए। मिल गया? इट हैज अपर एंड, लोअर एंड और शैफ्ट। ह्यूमरस में आपके ह्यूमरस कहाँ होती है? ठीक है, तो अपर एंड कौन सा हुआ? लोअर एंड नीचे हुआ। ठीक है, तो अपर एंड क्या बनाएगा? शोल्डर ज्वाइंट। लोअर एंड बनाएगा आपका एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, तो हेड इट आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। इसका हेड जो ऊपर अटैच हो रहा है कहाँ से? ग्लिनॉइड कैविटी से, और बता रहा है शोल्डर ज्वाइंट। नीचे कहाँ आ रहा है? ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, अपर एंड में आपका क्या क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है, अपर एंड में हेड आएगा, उसके बाद हेड के नीचे आएगा ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। दो ट्यूबरकल होते हैं, उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, सब ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर आएगा ग्रेटर, नीचे होगा लेसर। बाइसिपिटल ग्रूव होता है, ये आपका ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच का
स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बाइसेप्टल ग्रूव। अब बोन में देखिए आपको समझ में आ जाएगा लेसर ट्यूबरकल कहाँ है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सबसे ऊपर हेड दिख रहा है, ठीक है, उसका लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल दिख रहा है, कहाँ पे है? पहली बोन में देखिए आगे आगे, ठीक है, और बीच में है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ये गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है मसल्स का। उसके नीचे आई डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे आके डेल्टॉइड मसल जो आपकी होती है ये वाली, उसका अटैचमेंट होता है कहाँ पे? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। ये हल्का सा उभरा हुआ पार्ट होता है, बोन अगर होती तो मैं दिखाता आपको, हल्का सा उभरा होता है, ट्यूबरोसिटी जहाँ भी उभरा हुआ वो उभरा हुआ पार्ट होगा। फिर ये आपका ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे आएंगे तो सबसे नीचे क्या? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, रेडियल फोसा, ठीक है, एपिकॉन्डाइल। इसमें दो एपिकॉन्डाइल होते हैं, मीडियल और लेटरल। यहाँ पे एपिकॉन्डाइल आपको दिख रहा है, लेटरल। उसके बाद कैपिटलम होता है और ट्रोक्लिया होता है। कैपिटलम में आपका रेडियस जाके जुड़ती है, रेडियस बोन जो आपकी यहाँ पे अटैच होती है आके, रेडियस आपकी है बार वाली, ये आके यहाँ पे जुड़ती है कैपिटलम वाले पार्ट को, और इधर अल्ना होती है आके जुड़ती है कहाँ? ट्रोक्लिया में। दोनों आपस में यहाँ पे आके अटैच होती है, जो बनाती है आपकी एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसमें जो दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर को देखिए, दिखा एनाटॉमिकल नेक, तो एक दिखा सर्जिकल नेक, दिखा है ना। सर्जिकल नेक जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर वहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन साइड जो फ्रैक्चर की वो सर्जिकल नेक होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे ऑलिगोनोन फोसा, फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, मीडियल एपिकॉन्डाइल और ट्रोक्लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पेज पे, उसमें जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें देखिए दिया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि हेड ऑफ रेडियस कहाँ पे आके जुड़ रहा है? कैपिटलम में, है ना। और ट्रोक्लिया में क्या जुड़ रहा है? अल्ना, ठीक है। तो ये बना रहा है आपका एल्बो जॉइंट, समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हो जाएगा आपको नेक्स्ट इमेज में, ह्यूमरस का, ट्रोक्लिया और कैपिटलम दिख रहा है। ट्रोक्लिया में क्या जुड़ रहा था? अल्ना, और कैपिटलम में रेडियस, और इधर होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल। ये कहाँ पे होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल? ये होता है आपका, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ टच करो, हड्डी निकली होती है, ये होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये होता है आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपके इस तरह के केसेस आएंगे। टेनिस एल्बो का नाम सुना है कभी? टेनिस एल्बो, सचिन तेंदुलकर को ये बीमारी हुई थी जब वो क्रिकेट खेलता था। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, उनको ही प्रॉब्लम होती है टेनिस एल्बो, या कोई किसी के वर्किंग प्रोफाइल ऐसी है ना, जिनको बहुत टाइम तक ड्राइविंग करनी है, या घर में जैसे बहुत जो कपड़ा धोने वाला काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ दिक्कत आती है। यहाँ पेन होता है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका? आपका ये मसल्स आके जुड़ती हैं, जितनी आपकी एक्सटेंसिव मसल है जो एक्सटेंशन कर रही है, वो सारी आपका अटैचमेंट यहाँ पर होता है। तो जब बार बार ये मूवमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, या यार मूवमेंट कर रहे हो, जब बैटिंग करते हो ना, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके इंजरी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे खिंचाव आता रहता है, तो बार बार रिकरेंट जब वो खिंचाव आता रहता है, बार बार आता रहता है, या सूजन और दर्द आ जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। तो जैसे आप यहाँ टच करोगे किसी को जिसको है प्रॉब्लम, बहुत तेज उसको पेन होगा, ठीक है। ये होता है टेनिस एल्बो। अंदर होता है आपका क्या? मीडियल। मीडियल एपिकॉन्डाइल में अगर दिक्कत है तो क्या होगा? गोल्फर्स एल्बो। गोल्फ पता है, गोल्फ जो गेम खेलते हैं ऐसे, देखा है कभी? तो गोल्फर्स एल्बो होता है अंदर, टेनिस एल्बो लेटरल, गोल्फर्स एल्बो मीडियल, ठीक है। टेनिस एल्बो केस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत आते हैं, बहुत कॉमन है, क्योंकि जो लोग कार में बहुत लंबी ड्राइव करते हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है इस तरह की, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग के पास एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है या लेज़र होती है, ठीक है, उस पर लगाते हैं, तो करीब हफ्ते से 10 दिन तक अगर रेगुलर आप कर रहे हो
तो उसको आराम हो जाता है। ठीक है, यहाँ सुनना है, आगे बढ़िए। इसकी शाफ्ट जो होती है सिलेंड्रिकल होती है एंड सिमेट्रिक बिलो विद 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। इसके 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं। इट कंटेन रेडियल ग्रूव इन द मिडिल 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, द लोअर एंड कंटेन्स 2 एपिकॉन्डाइल्स। इसके लोअर एंड में क्या होता है, 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। एक होता है लेटरल और मीडियल। 2 प्रोसेस होते हैं, ट्रोक्लिया और कैपिटलम, और 3 फोसा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने बोन रखी होगी तो आप कैसे पहचानोगे? ऊपर का स्ट्रक्चर क्या है, अपर एंड में क्या क्या मिलेगा आपको? ह्यूमरस के अपर एंड में क्या क्या मिलेगा? हेड मिलेगा, सर्जिकल नेक मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ऊपर मिलेगी। और नीचे क्या मिलेगा? ट्रोक्लिया, कैपिटलम और लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये पहचान है अपर एंड की, लोअर एंड की। और ये आप पहचान लोगे तो आप बोन भी पहचान लोगे किस साइड की है। सही तरीके से अगर पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैपिटलम कहाँ पे है और वो कहाँ पे है, ट्रोक्लिया कहाँ पे है। तो अगर आपको 2 बोन एक साथ दे दी जाए और कहा जाए पहचानिए कि लेफ्ट की राइट की है, कौन सी लेफ्ट की कौन सी राइट की है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तब तुरंत बता दोगे, देखिए ये साइड की, इस साइड की। और स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आप घूम जाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि इधर की किधर की, दोनों जैसी लगेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। दे दिया बोन आपके हाथ में, बताइए किस साइड की, राइट साइड की लेफ्ट साइड की। तो आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि ये इसमें हेड इधर है और कैपिटलम इधर है, रेडियस ये ट्रोक्लिया इधर है, तो आप अंदाजा लगा के बता दोगे। ठीक है, तो मैं बीच में हिंट इसलिए करता रहता हूँ कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे, अप्लाइड एनाटॉमी ह्यूमरस। नेक्स्ट पेज पे आइए। द फ्रैक्चर अफेक्टिंग द सर्जिकल नेक कैन डैमेज एक्सिलरी नर्व लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तो वो डैमेज करता है किसको? एक्सिलरी नर्व को, जिससे पैरालिसिस किसकी होगी? डेल्टॉइड मसल्स की होगी, क्योंकि एक्सिलरी नर्व आपकी डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। तो अगर फ्रैक्चर हुआ, इसने नर्व को डैमेज किया, नर्व डैमेज हुई तो वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँची, तो पैरालिसिस हो गई आपकी कहाँ की? डेल्टॉइड मसल्स की। फिर आइए, फ्रैक्चर अफेक्टिंग द शैफ्ट कैन कॉज डैमेज टू रेडियल नर्व। अगर शैफ्ट फ्रैक्चर होता है ये, तो क्या आता है? रेडियल नर्व विच रिजल्ट रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप क्या होगा? हाथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये केस हमारा अपना देखा हुआ पर्सनल। एक पेशेंट था, लड़का ही था, मेरा 30-32 साल उम्र थी उसकी, बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, ये टूट गया उसका शैफ्ट। ठीक है, डॉक्टर ने प्लेट डाल दी, उसके बाद कहा आप ठीक हो जाओ, सर्जरी कर दी पूरा। उसका ठीक क्या हुआ? वो तो प्लेट डाल दी, हाथ उसका ऐसे हो गया, कोई मूवमेंट नहीं, मतलब हिला भी नहीं सकता। दोबारा उनके पास गया तो वो बोले कि नहीं तो सब सही हुआ है, कोई नस इसमें दब गई है, दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो हमारे टच में था, क्योंकि हमें जानता था, हमारे पास आया। 1 महीने के अंदर तो उसको तो फिट कर दिया बिना सर्जरी के। तो फिजियोथेरेपी की पावर ये होती है, वरना उसको तो वही प्रोसेस दोबारा करना पड़ता, सर्जरी करानी पड़ती है, और जितना उसको हमने झेला था, जितना पेमेंट किया, जो सब दोबारा करना पड़ता। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने स्टिमुलेटर लगाया, प्लस कुछ एक्सरसाइजेज हम कराई, समय लगा 1 महीना, लेकिन हमने उससे ही बोला, हमने कहा आप 1 महीना वेट करो, सर्जरी आपको भी करानी है, 1 महीने बाद भी करानी है, तो आप 1 महीना ट्राई कर लो, अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात होगा, सर्जरी करा लो। वो 1 महीने में एकदम फिट हो गया, वो आज आराम से बाइक भी सब चला रहा है। ठीक है, तो इसलिए कई बार फिजियोथेरेपी कई इफेक्टिव होती है, लेकिन सही तरीके से अगर आपने काम किया है तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन क्या है, मोटर पॉइंट क्या है। मोटर पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी नर्व जाके मसल्स को अटैच हो रही है, जैसे रेडियल नर्व है जाके जहाँ पे जुड़ रही है डेल्टॉइड से, या जिस भी मसल से जुड़ रही है, तो वो होता है हमारा मोटर पॉइंट। तो अगर आप स्टिमुलेशन जब दोगे तो ऐसे तो ये इतनी बड़ी मसल है, आप कहीं भी दे दो, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा आपको कि मसल ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन सही रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब सही आएगा? जब आप सही जगह पे सही पॉइंट पे लगाओगे। सही पॉइंट पे लगाओगे तो जो काम आपका 15 दिन में हो रहा है, काम आपका हफ्ते भर में हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट नर्व जहाँ पे जंक्शन उसको स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो उसमें
यही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ओरिजिनल इंसर्शन क्या है, मोटर पॉइंट क्या है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मोटर पॉइंट भी आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी ओरिजिनल इंसर्शन पढ़िए अच्छे से, और उसको याद करना पड़ेगा। ओरिजिनल इंसर्शन कोई आपको समझा नहीं सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा, और आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी मसल्स हैं वो बिना रटे याद नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे चलिए। फ्रैक्चर अफेक्टिंग द शाफ्ट कैन, ये हो गया रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप ये होता है आपका, समझ गए ना। उसका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कैन डैमेज मीडियन नर्व, ये क्या करेगा आपको मीडियन नर्व को डैमेज करेगा, एंड ब्रेकियल आर्टरी को डैमेज, और ब्रेकियल आर्टरी कॉज वर्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसमें क्या होता है, वर्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर में हाथ ये हो जाता है, ये ऐसे पोजीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मीडियन नर्व चली गई, उसकी मीडियन नर्व जो आपकी सप्लाई कर रही है बीच में, तो कॉन्ट्रैक्चर हो गया। कॉन्ट्रैक्चर मतलब कहीं भी टाइटनेस आ जाना, मसल्स में पहले टाइटनेस आती है, टाइटनेस जब बिल्कुल स्टिफ हो जाए उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो किसी का हाथ मान लो बंधा हुआ है, पीओपी लगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 महीना लगा हुआ है, उसका जब खुला तो आपने एक्सरसाइज कराई, हाथ खुल गया। पर कुछ लोग ऐसे तो नहीं कराते हैं, ध्यान नहीं दिए, और 6 महीने तक ऐसे पड़ा हुआ है। तो 6 महीने बाद क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल एक हार्ड वो बन जाएगा, बैली जैसा बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। फिर हाथ वो चाहेगा भी तब भी नहीं हिलेगा। फिर उसका ऑप्शन क्या है, दोबारा कट लगा के उसको वहाँ पे, कौन सी बाहुबली मूवी थी जिसमें उसका हाथ ऐसे था, वैसे नहीं था, उसे याद रहेगा, है ना, मैंने लिखा है। आपका ये चल नहीं रहा, मतलब नेट पे दिखा देता आपको कैसा होता है। गूगल का आपका चल रहा होगा ना, आप देख लीजिएगा इसको कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे बढ़िए। फ्रैक्चर अफेक्टिंग द मीडियल कॉन्डाइल कैन डैमेज अल्नार नर्व। अगर मीडियल कॉन्डाइल आपका फ्रैक्चर हो जाता है ये, तो आपकी अल्नार नर्व डैमेज होती है। उसकी वजह से क्या हुआ, सेंसरी लॉस इन द मीडियल साइड ऑफ द पाम। मीडियल साइड में आपके पाम में सेंसरी लॉस हो जाएगा, एंड मीडियल वन एंड ए फिंगर, हाफ फिंगर, मतलब यहाँ से लेके आपका सेंसेशन चली जाएगी, क्योंकि ये अल्नार नर्व सप्लाई करती है आपकी इसको, ठीक है, इतने पार्ट, और रेडियस इसको सप्लाई करेंगे, मीडियल नर्व बीच में सप्लाई करती है। क्लॉइड ये हो जाता है, उसमें वर्कमैन्स ऐसे हो रहा था, यहाँ पे भी डिफॉर्मिटी ये हुआ, क्लॉइड मतलब खाली है। ठीक है, कई बार 2 फिंगर हो जाती है, कई बार 4 फिंगर हो जाती है। फिर नेक्स्ट आइए द रेडियस। इट इज लॉन्ग बोन विद 2 एंड्स, ये भी लॉन्ग बोन है, इसके भी 2 एंड होते हैं और एक बीच में शैफ्ट होता है। द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। इसका अपर एंड क्या होता है, उसमें हेड होता है, नेक होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है। द शैफ्ट हैज 3 सरफेसेस, शैफ्ट में 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर्स, जो 3 बॉर्डर्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। ठीक है, द मीडियल बॉर्डर इज शार्प। मीडियल बॉर्डर जो होता है शार्प होता है, मतलब एकदम कहते हैं ना नुकीला जैसा बोलते हैं, वैसा होता है शार्प। द लोअर एंड हैज 5 सरफेसेस। इसके लोअर एंड पे आएंगे तो वहाँ पे 5 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, इंफीरियर एंड स्टॉयलेट प्रोसेस। ठीक है, स्टॉयलेट प्रोसेस कहाँ होता है, ये आपका जहाँ पे मैंने पल्स लेना बताया था आपको उस दिन, ये आपका स्टॉयलेट प्रोसेस होता है रेडियस का। ठीक है, इसी के अंदर जो आप चेक करेंगे तो पल्स आपको पता चलेगी, उसी के नीचे। इसके नेक्स्ट पेज पे आइए, जहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें रेडियस का देखिए, लेफ्ट वाला जो रेडियस है, ठीक है, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, क्या इसका मतलब है, रेडियल ट्यूबरोसिटी जाके यहाँ पे अल्नार से जुड़ती है, इसे बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। नीचे दिख रहा है आपको स्टाइलाइट प्रोसेस, जो आपका ये बाहर वाला लिस्ट में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस। और दूसरी आपकी है अल्ना। अल्ना में देखिए ऊपर ट्रोक्लियर नॉच है, जो ट्रोक्लिया था ह्यूमरस में, ये नॉच जो है वहीं पे जाके जुड़ती है, उससे बनता है आपका एल्बो जॉइंट। उसके जस्ट नीचे कोरोनाइड प्रोसेस है। ठीक है, फिर रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, मतलब रेडियल नॉच में क्या होती है, अल्ना आपकी जहाँ पे जाके चिपक रही है, रेडियस सॉरी चिपक रही है अल्ना में, वो होता है आपका रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। उसके नीचे आएंगे तो हेड है, उसका स्टाइलाइट प्रोसेस, इसमें भी आपके अल्ना के में भी होता है, इस साइड में अंदर मिडल में इसका हो गया अल्ना का, और बाहर हो गया रेडियस का। ठीक है,
अब ये होता है इट शेयर्स इन 4 जॉइंट्स, ये 4 जॉइंट्स में रेडियस आपकी बनती है, 4 जॉइंट बनाती है। पहला क्या बना रही है? एल्बो जॉइंट। दूसरा बना रही है सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, और चौथा बना रही है रिस्ट जॉइंट। सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नार समझ गए कहाँ बन रहा है? हाँ, जहाँ पे ऊपर ये अल्नार रेडियस जोड़ना है, जहाँ नीचे जोड़ना है। ये बन गया 2 जॉइंट, एक हो गया एल्बो जॉइंट, एक हो गया आपका रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो 4 जॉइंट आपका रेडियस, अगर कहीं पूछा जाए कितने जॉइंट बना रही? 4 जॉइंट बना रही है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे ला रखा दिया आपको, हैं? आ रहा समझ में? अब आगे आइए अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ रेडियस। रेडियस में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो पहला होता है कोलिस फ्रैक्चर। ये बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है। कोलिस फ्रैक्चर जब भी किसी की रिस्ट टूट जाती है तो ये कोलिस फ्रैक्चर ही होता है ज़्यादातर। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, आपका डिस्टल एंड कहाँ पे होगा रेडियस का? ये, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्चर होता है डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का एंड का, तो उससे हम बोलते हैं कोलिस फ्रैक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस बनाता है डिनर फोक डिफॉर्मिटी। डिनर फोक खाने वाला होता है, देखा है? देखा हो सभी ने? हाँ, तो जैसे उसकी पोजीशन होती है फोक की, तो वैसे ही अगर इसमें डिफॉर्मिटी होती है तो वही डिनर फोक वाली इस तरह से पोजीशन बन जाती है। इस तरह से ये शेप होता है ना उसका फोक का, तो ऐसे ही बन जाता है आपका हाथ। फिर नेक्स्ट आता है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है? रिवर्स ऑफ कोलिस फ्रैक्चर। इट प्रोड्यूसेस बाय ए फॉल ऑफ द बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, ये आपका कोलिस फ्रैक्चर का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसमें जो फ्रैक्चर हो रहा है कोलिस फ्रैक्चर में, उसका जस्ट अपोजिट होता होगा। जो उसमें मसल्स इंजर्ड हो रही है उसके अपोजिट उसमें होगा सारा चीज़। ठीक है, आगे बढ़िए। द अल्ना, अल्ना के इट इज लॉन्ग बोन विथ 2 एंड एंड शाफ्ट, है ना? इसमें भी 2 एंड होते हैं और एक शाफ्ट होता है। द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 processes, olecranon and coronary process and trochlear notch। ठीक है, जो आपका ये पीछे हड्डी निकली होती है, ये क्या होती है? इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था एक बार, याद करो। किसी को तो याद होगा, किसी को नहीं याद है? अतुल याद है? दिमाग को जोड़ डालो, याद आएगा। बताया ना मैंने, olecranon प्रोसेस। ठीक है, इसे बोलते हैं olecranon प्रोसेस। तो अपर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस, olecranon and coronary process and trochlear notch। The shaft has 3 surfaces separated by 3 borders, anterior, posterior and lateral। Lateral border is sharp। The lower end consists of head and styloid process। It shares in 3 joints। ये 3 joints में शेयर होता है, elbow joint, सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट में अल्ना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लगता है आपको कि रिस्ट भी यहाँ पे जुड़ रही है अल्ना आके, पर इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, अब अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ अल्ना पे आ जाइए। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना मे बी एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ olecranon प्रोसेस अकर्स इफ वन फॉल्स ऑन द पॉइंट ऑफ एल्बो। अगर कोई ऐसे गिर जाता है तो उसका ये टूट जाता है olecranon प्रोसेस। अब आगे बढ़िए, बोन्स ऑफ द हैंड। हैंड में कौन कौन सी बोन होती है? कार्पल बोन याद होगी सबको? याद है कि नहीं याद है? कब याद होगी? कल हो जाएगी। अभी तक नहीं याद हुआ, कल हो जाएगी। याद करके हम बोले तब आप याद करो ना। सर भूल जाते हैं, याद किया था जब आपने कुछ नहीं बताई थी। किसी को याद है, किसी को नहीं याद है? कार्पल बोन्स के नाम किसको याद है? श्रेया को याद है। अतुल याद है? बताओ। सीरीज से बताओ। वो भूल गए जो मैंने बताया था एक स्लोगन आप लोगों को, अगर वो याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। श्याम लाल पीछे बहुत
तो उसी से अगर याद कर लो तो याद हो जाएगा। श्याम से क्या हो गया? स्कैफॉइड। श्याम लाल, एल फॉर ल्यूनेट। श्याम लाल टिंडे, टिंडे से क्या हुआ? ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, ट्राइक्वेट्रम, ठीक है। उसके बाद पकाओ, पी फॉर पीसी फॉर्म। उसके बाद क्या करेगा वो? तेरे टिंडे, टी दो बार आ गया, तो ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइड। कच्चे हैं, कैपिटेट हैं मतलब हैमिक। तो इसे याद कर लो, उसमें सिंपल सा तो है, ठीक है। तो 8 बोन आपकी ये हो गई। उसके बाद आती है, इसके बाद आगे आएगी आपकी मेटाकार्पल बोन, ठीक है। ये कितनी होती है? 5 होती है। और फैलेंजेस कितनी होती है आपकी? 14 होती है। क्यों 14 होती है? 14 क्यों होती है? काउंट करके बताओ। आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम में 2 ही होती है, ठीक। ये नाम सबको पता ही होंगे, कौन कौन से फिंगर है? ये कौन से फिंगर है? ये सबको याद है ना? इसमें देखिए आगे जो डायग्राम्स हैं उसमें आपका एकदम क्लियर दिया हुआ है कार्पल बोन्स। उसको अच्छे से देख के याद कर लो। फैलेंज जो होती है, फैलेंजेस होती है आपकी, वो डिस्टल होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं और प्रॉक्सिमल, 3 होती हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल हुई, ये इंटरमीडिएट हुई और ये डिस्टल। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? कौन सा जॉइंट? DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये बनाएंगी PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और ये क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगे? ये क्या है आपका? ये जॉइंट कौन सा जॉइंट है? MCP जॉइंट, मेटाकार्पो पैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। ये क्या है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, CMC जॉइंट। मतलब याद करिए, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, MCP जॉइंट हो गया, क्या है? PIP, ये DIP, ठीक है। अपर लिम्ब की बोन्स जॉइंट्स समझ में आ गए ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसको बंद कर दो वीडियो को।